Welcome to my YouTube channel Safalta Coaching Center. I am Rohit. Today topic is Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि मेरा नाम रोहित है और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो व्हाट इज लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ठीक, तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जो लोरेंज है ना, वो किसी वैज्ञानिक का नाम होगा। ठीक दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो क्योंकि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। ठीक, क्योंकि ऐसा होता है ना, इसके जो फॉर्मूले होते हैं ना, वो बाकी और जो टॉपिक होते हैं ना दोस्तों, ये बीएससी थर्ड ईयर का और जो फर्स्ट पेपर होता है ना फिजिक्स का, उसका टॉपिक है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। और दोस्तों बोर्ड में कई बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये रिलेटिविटी एंड स्टेटिस्टिक जो पहले पेपर का नाम होता है फिजिक्स के, ठीक है, वो है ये। ठीक, तो दोस्तों अब देखिए क्या होता है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, समझिए दोस्तों। लोरेंज मतलब किसी वैज्ञानिक का नाम हो सकता है। ठीक, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि उन्होंने किसी भी टॉपिक के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हिंदी में होता है रूपांतरण। क्या होता है? रूपांतरण। तो दोस्तों उन्होंने जो है ना, क्या है, किसी टॉपिक के ऊपर क्या है कि ना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा दोस्तों। ठीक, तो मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जिस टॉपिक के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो कौन सा टॉपिक है। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने जो है ना दो फ्रेम्स लिए दोस्तों। क्या लिए? दो फ्रेम्स। ठीक, और एक वेव फ्रंट होती है। क्या होती है दोस्तों? एक वेव फ्रंट। मतलब दो फ्रेम्स और एक वेव फ्रंट पर इन्होंने क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि इसको जो है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को दूसरे नाम से जाना जाता है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी, मतलब स्पेशल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों इसको। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है ना कि मान लीजिए लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है और ये क्वेश्चन भी लिखा होता है। अगर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन नाम से नहीं मिले तो स्पेशल थ्योरी देख लेनी है आपको। क्या देख लेनी है? स्पेशल थ्योरी। तो दोस्तों ये क्या लिखा है? पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब स्पेशल थ्योरी नाम का जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो समझ जाएंगे कि ये लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से ही है। ठीक, तो दोस्तों इन्होंने क्या है, दो फ्रेम्स लिए थे। तो दो फ्रेम्स में क्या है, एक तो लिया था इन्होंने एस फ्रेम और दूसरा लिया था एस डैश फ्रेम। ठीक, तो इन्होंने दो फ्रेम्स के बारे में क्या बताया दोस्तों, इनमें एक फ्रेम्स तो होता है फिक्स, मतलब एक फ्रेम तो स्थिर होता है, और दूसरा फ्रेम्स जो है ना दोस्तों मोशन करता है। ठीक, दूसरा फ्रेम्स मोशन करता है। तो दोस्तों किस डायरेक्शन में मोशन करता है, किसके रेस्पेक्ट में मोशन करता है, ठीक, या फिर किस वेलोसिटी से मोशन करता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, देखिए अब आपको बताएं हम बात, जो पहले आपको क्या लिखना है, इसके जो ये जो दो फ्रेम्स है ना दोस्तों, ये वाला जो एस फ्रेम कहलाता है और ये जो है ना एस डैश फ्रेम है। ठीक, अब ये जो फ्रेम्स होता है ना दोस्तों एस डैश वाला, मतलब सिंपल एस वाला। ठीक, तो ये फ्रेम्स जो है ना फिक्स होता है, मतलब यानी कि ये स्थिर रहता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? ये फ्रेम्स मोशन नहीं करता है। ठीक, और जो फ्रेम्स होता है एस डैश वाला दोस्तों, ये फ्रेम्स क्या करता है, मोशन करता है। ठीक, मतलब गति करता है, गति। तो दोस्तों अब ये जो फ्रेम्स है ना किसके रेस्पेक्ट में गति करता है, तो ये जो एस डैश वाला फ्रेम होता है वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में गति करता है और एक्स अक्ष की डायरेक्शन में। ठीक, और एक्स अक्ष की डायरेक्शन में गति करता है और उसके बाद बी वेलोसिटी से गति करता है। ठीक है ना, किससे गति करता है? बी वेलोसिटी से। मतलब अब मतलब मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ होगी, मतलब किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो है ना ये बी वेलोसिटी से मोशन करता है दोस्तों। ठीक, उसके बाद ये जो होता है ना दोस्तों, ये होता है ओरिजिन पॉइंट। ठीक, ये इस फ्रेम का होता है ओरिजिन पॉइंट, और ये भी ये जो है ना ये इस फ्रेम का ओरिजिन पॉइंट कहलाता है दोस्तों। ठीक, और दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रेम्स होते हैं ना दोस्तों, इन पर जो समय लगता है ना, मतलब एस फ्रेम के लिए जो समय है, यहां से मान लीजिए कोई वेव फ्रंट है। ठीक, वो वेव फ्रंट यहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, ओरिजिन पॉइंट ओ से। तो वो वेव फ्रंट यहां से यहां तक आती है ना, तो उसको एस फ्रेम के अकॉर्डिंग कितना समय लग रहा है, मतलब उसको एस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो समय लगता है वो दोस्तों समय लगता है टी। ठीक, और वो वेव फ्रंट यहां से लेके यहां तक जाती है, तो उस वेव फ्रंट को एस डैश के अकॉर्डिंग जो समय लगता है वो लगता है टी डैश।
कितना लगता है टी डैश। इसमें दोस्तों दो समय होते हैं आपके, एक तो होता है टी और दूसरा होता है टी डैश। ठीक। अब अगली बात आपकी यह है दोस्तों कि वेव फ्रंट एस फ्रेम के ओरिजिन पॉइंट ओ से चलने पर पॉइंट पी तक, मतलब वेव फ्रंट पॉइंट ओ से जब पी तक जाती है ना तो उसके बीच की दूरी भी कुछ होगी। तो उसके बीच की जो दूरी होती है ना दोस्तों वो होती है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना, जो ओरिजिन पॉइंट होता है ना, ओरिजिन पॉइंट पर जो पॉइंट होते हैं हमेशा वो जीरो जीरो होते हैं। क्या होते हैं? जीरो जीरो। जैसे आपने दूरी निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी कि पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, इसमें जो एक्स वाई जेड है ना, उस एक्स वाई जेड में से हम जीरो को, यानी कि जो पॉइंट यहाँ जीरो जीरो होंगे तो हम जीरो जीरो को माइनस कर देंगे। ठीक, यानी कि एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो आ जाएगा ना, ये आ जाएगा आपका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है कि मतलब जो वेव फ्रंट यहां से पी तक पहुंच रही है ना, तो पी की जो स्थिति होगी ना, पी की जो स्थिति होती है वो एक्स बाई जेड टी, और जो एस डैश के लिए होती है ना वो होती है एक्स डैश बाई डैश और जेड डैश और टी डैश। ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो समय होता है इसमें वो टी डैश होता है, और इन फ्रेम्स के जो ओरिजिन पॉइंट होते हैं वो ओ डैश होते हैं। ओ डैश एस डैश फ्रेम का ओरिजिन होता है, और ओ सिंपल ओ एस फ्रेम का जो है ना ओरिजिन होता है। ठीक। इनके बीच की दूरी जो होती है वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है दोस्तों। ठीक। और उसके बाद इनकी जो वेलोसिटी होती है ना, जो वेव फ्रंट यानी कि प्रकाश, दोस्तों अगर कोई पार्टिकल है, ठीक, जैसा मान लीजिए कोई छोटा सा पार्टिकल है, ठीक, तो इसकी अगर वेलोसिटी निकालेंगे हम, तो इसकी वेलोसिटी किस में नापते हैं हम? बी में। किससे नापते हैं? वी से। यानी कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो वी होती है, और दोस्तों लाइट यानी कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है सी। क्या होती है? सी। तो आप ध्यान रखें कि इन दोनों फ्रेम्स की लाइट की वेलोसिटी सी होगी। ठीक। अब दोस्तों पहले फ्रेम के लिए निकालते हैं हम। दोस्तों इसमें आपको थ्योरी लिख लेनी है थोड़ी सी, ये दो चित्र बनाने हैं, और दो चित्र बनाने के बाद आपको थ्योरी क्या लिखनी है दोस्तों? आपको लिखना है कि इसमें दो फ्रेम्स होते हैं। ठीक, इसमें लिखना है आपको दो फ्रेम्स होते हैं। ठीक, एक एस और दूसरा एस डैश। ठीक, इसमें जो पहला फ्रेम एस होता है ना, आपको लिखना है कि एस फ्रेम स्थिर रहता है, और एस डैश फ्रेम जो है ना वो मोशन करता है, यानी कि एस के रेस्पेक्ट में मोशन करता है। उसके बाद एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मोशन करता है, उसके बाद बी वेलोसिटी से मोशन करता है। ठीक, आपको फिर लिखना है कि जो एस फ्रेम होता है उसका ओरिजिन पॉइंट ओ होता है। फिर लिखना है आपको जो एस डैश फ्रेम होता है उसका ओरिजिन पॉइंट ओ डैश होता है। ठीक, फिर आपको लिखना है कि एस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो समय लगता है ना लाइट वेव फ्रंट को पी पॉइंट तक पहुंचने में, वो लगता है टी। मतलब एस फ्रेम के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट को पॉइंट ओ से पी तक जाने में जो समय लगता है वो टी लगता है। ठीक, और एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग यानी कि किसको, वेव फ्रंट को पॉइंट पी तक जाने में जो समय लगता है ना वो टी डैश लगता है दोस्तों। कितना लगता है? टी डैश। और दोस्तों यानी कि एस फ्रेम में अगर देखें वेव फ्रंट की वेलोसिटी तो वो सी होती है, और एस डैश में अगर देखें वेव फ्रंट की वेलोसिटी तो भी सी होती है। ठीक, मतलब वेलोसिटी दोनों फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या होती है? सेम होती है। ठीक, आपको ये थ्योरी लिख लेनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक, एडिटिंग करके। अब उसके बाद हम लेते हैं पहले फोर फ्रेम एस, यानी कि एस फ्रेम के लिए, ये जो फ्रेम एस है ना उसके लिए। तो दोस्तों पहले हम इसमें निकालते हैं समय। क्या निकालते हैं? समय। तो दोस्तों जो समय को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से, मतलब समय को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आपको पता होगा समय, यानी कि समय बराबर क्या होगा? आप बताइए, समय का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक, तभी तो समय निकालते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे समय कितना है? टी, और उसके बाद दूरी कितनी है? यहाँ पे दूरी आपको मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब रूट में। ठीक, और अपॉन में कितनी होती है? चाल। दोस्तों फॉर्मूला आपको पता होगा, समय बराबर, जगह नहीं है लिखने के लिए, देखिए यहां बताइए क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दोस्तों यहाँ दूरी कितनी है? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, और चाल कितनी है? मतलब चाल किस चीज की निकालेंगे? जब यहाँ इन फ्रेम्स के अकॉर्डिंग, मतलब इन फ्रेम्स के अंदर जो चल रही है वेव फ्रंट चल रही है, यानी कि लाइट चल रही है ना, तो लाइट की ही वेलोसिटी यहाँ पे मतलब चाल निकालेंगे हम।
तो लाइट की चाल कितनी होगी c, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, c को इधर ले जाएंगे, ठीक। अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। इस कैलकुलेशन स्टार्ट करने के बाद में हमारी इक्वेशन बनती है 2। देखिए अब क्या करना है हमें, ये जो c है ना दोस्तों, c को हम ले जाते हैं इधर, ठीक। तो ये इंटू में पहुंच जाता है, क्या हो जाता है c इंटू टी इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों ओर स्क्वायर कर लेते हैं इसका, ठीक। क्या करते हैं, दोनों ओर स्क्वायर। तो क्या होता है सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हम इधर ले आते हैं, ठीक। या फिर ये सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर को उधर ले आते हैं, ठीक। तो सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर को जब उधर लेते जाएंगे तो किसमें पहुंच जाएंगे, माइनस में। तो उसी प्रकार ये देखो आप, ये माइनस में आ गया ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक। अब फोर फ्रेम एस डैश, यानी कि एस डैश फ्रेम के लिए, फोर का मतलब होता है के लिए, मतलब फोर फ्रेम एस डैश। अब देखिए एस डैश फ्रेम के लिए लेंगे, तो ये जो फ्रेम है ना, ये कौन सा है, एस डैश फ्रेम। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए डैश फ्रेम के लिए ले रहे हैं तो सिंपली सब पे डैश लगा देंगे। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्योंकि सी स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, यहाँ डैश नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना वो दोनों फ्रेम के लिए सेम होती है, ठीक। इसकी वेलोसिटी भी सी होती है और इसकी वेलोसिटी भी सी होती है, ठीक। आगे जो समय है मैंने आपको बताया वो चेंज हो जाता है, ठीक। मतलब एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग जो समय लगता है वो टी डैश, तो यहाँ पे टी डैश ले लेंगे इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। अब देखिए थ्योरी क्या लिखनी है, जो आयत बना हुआ है ना आयत, इसमें क्या लिखना है आपको, थ्योरी लिखनी है थोड़ी सी, ठीक। दोस्तों यहाँ पे थ्योरी क्या लिखनी है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है कि जो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसका यूज कर रहे हैं आप, ठीक। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का यूज इस प्रकार करते हैं कि जो दोनों इक्वेशन है ना उन दोनों इक्वेशन के लिए सत्य हो। मतलब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ इस प्रकार यूज करते हैं कि दो जो इक्वेशन है ना, एक तो पहली वाली एक दूसरी वाली, मतलब दोनों इक्वेशन के लिए सत्य हो, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन जो है ना एक दूसरे के इक्वल रख लेते हैं, ठीक। फिर उसके इक्वल जो 0 है ना वो रख लेते हैं। ये इक्वेशन हो जाती है आपकी 3। क्या हो जाती है दोस्तों, इक्वेशन 3, ठीक। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है आपको। यहाँ पे आपको थ्योरी लिखनी है दोस्तों। ऐसा है ना, जो एस डैश फ्रेम है ना वो किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, ठीक। और डायरेक्शन में किसकी, एक्स की, मतलब एक्स की डायरेक्शन में है तो दोस्तों एक्स इक्वल टू एक्स रखेंगे, ठीक। यहाँ पे आपको थोड़ी सी थ्योरी क्या लिखनी है, यहाँ पे आपको थ्योरी ये लिखनी है कि जो एस डैश फ्रेम होता है वो एस के रेस्पेक्ट में होता है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है, ठीक। तो इसीलिए देयरफॉर कि x इक्वल टू एक्स रखेंगे, लेकिन y इक्वल टू वाई डैश रखेंगे और z इक्वल टू जेड डैश। क्यों, क्योंकि जो फ्रेम है ना, मतलब जो मतलब जो s डैश फ्रेम है ना दोस्तों, वो केवल x की डायरेक्शन में है, ना कि y और z की। तो इसीलिए y इक्वल टू वाई डैश और z इक्वल टू जेड डैश, ठीक। तो उसके बाद देखिए क्या करते हैं अब, हाँ जब इक्वेशन रखते हैं ना दोस्तों, तो देखिए इसकी जगह x रखेंगे, इसकी जगह y डैश और इसकी जगह z डैश, ठीक। तो ये क्या है, आपस में कट जाएंगे, यानी कि y से y कट जाएगा और z से z कट जाएगा। तो सिंपल बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस यानी कि सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यही बचेगा ना। बाकी y और z जो है ना आपस में कट जाएंगे, क्योंकि y की जगह y डैश रखेंगे तो यहाँ y डैश हो जाएगा और यहाँ पे z डैश, यहाँ भी y डैश और यहाँ भी z डैश, मतलब ये एक दूसरे से क्या है, कट जाएंगे, यानी कि ठीक रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर ये बचेगा। फिर उसके बाद माइनस सी स्क्वायर इंटू टी डैश स्क्वायर, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक है ना दोस्तों, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, ठीक। अब देखिए क्या है, जो इक्वेशन 4 है ना इसमें सारा जो जितना भी मैटर होता है ना इक्वेशन 4 पर डिपेंड होता है, ठीक। इसमें जो एक्स डैश है और जो टी डैश है, इन दोनों की वैल्यू हमें निकाल कर और इन दोनों स्थान पर पुट करनी होती है, ठीक। मतलब पहले एक्स डैश की वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद टी डैश की, ठीक।
तो x और t डैश की वैल्यू निकाल के आप यहाँ रख देंगे। उसके बाद जो इक्वेशन बनती है ना, मतलब लंबा प्रोसेस आपको आगे समझाएंगे। तो देखिए आगे क्या है, आपको यहाँ थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखनी है दोस्तों, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें थ्योरी आपको क्या लिखनी है, इसमें आपको लिखना है कि एस डैश फ्रेम एस के अकॉर्डिंग, मतलब एस के रेस्पेक्ट में मोशन करता है। उसके बाद लिखना है कि एस डैश फ्रेम की जो वेलोसिटी होती है वो v होती है, ठीक। उसके बाद आपको लिखना है कि एस फ्रेम जो है ना एस डैश के रेस्पेक्ट में मोशन नहीं करता है, मतलब वो फिक्स रहता है, इसलिए एस की जो वेलोसिटी होती है वो माइनस v होती है, ठीक। और आपको फिर आगे ये लिखना है कि जो एस डैश का जो ओरिजिन पॉइंट ओ डैश होता है ना, वो उसके लिए जो मतलब वेलोसिटी होती है ना दोस्तों, वो होती है माइनस वीटी। और जो पहला वाला होता है ना, यानी कि एस फ्रेम, उसके जो ओरिजिन पॉइंट ओ की जो वेलोसिटी होती है वो होती है वीटी, ठीक, सिंपल वीटी यानी कि माइनस वीटी, ठीक। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, वो तो आपको लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता है। तो दोस्तों गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वीटी रख लेंगे हम, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम रख रहे हैं वो रख रहे हैं एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी इंटू टी, ठीक, या फिर एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी इंटू टी डैश, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको फिर थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखनी है, आपको लिखना है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो कम वेलोसिटी के लिए लागू नहीं होता है, मतलब कम नहीं, सॉरी मतलब ज्यादा वेलोसिटी के लिए ना लागू नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे आपको लिखना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा वेलोसिटी के लिए लागू नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे एक्स डैश इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं गामा, ठीक, गामा यानी कि एक्स माइनस बी इंटू टी, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 5 1, ठीक। उसके बाद अगली इक्वेशन ले लेते हैं एक्स इक्वल टू गामा डैश, ठीक, और एक्स डैश प्लस वी इंटू टी डैश, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 5 सेकेंड, ठीक। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमें फाइनली करना क्या है, हमने इसमें एक्स डैश की और टी डैश की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू तो आ गई दोस्तों, कहाँ है, यहाँ पे ये, ठीक, एक्स डैश की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें निकालनी किसकी है, टी डैश की वैल्यू। तो देखिए टी डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो इक्वेशन 5 2 है ना, इस इक्वेशन 5 2 में यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स डैश की, तभी तो टी डैश की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि टी डैश इसी में तो है ना, ये टी डैश है, तो मतलब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें आप पहले एक्स डैश की वैल्यू पुट करें। अब एक्स डैश की वैल्यू कहां से पुट करेंगे आप, इक्वेशन 5 1 से, ठीक। जो एक्स डैश है ना, एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस बीटी, यानी कि ये जो चीज है ना, ये जो वैल्यू है ना दोस्तों, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू आप किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 5 2 में, यानी कि एक्स डैश की जगह। तो देखिए क्या रखा यहाँ पे, एक्स इक्वल टू गामा डैश आपका, ठीक है, एक्स डैश की जगह क्या रख दिया हमने, ये चीज रख दी, ठीक, ठीक है ना दोस्तों, ये आ गया। उसके बाद प्लस बी टी डैश, ठीक। अब देखिए आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला कराएंगे दोस्तों। उसमें जो इक्वेशन बनी थी लास्ट में दोस्तों, ये जो इक्वेशन बनी थी लास्ट में, तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं ना, ये जो गामा डैश है ना, गामा डैश की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, ठीक। तो गामा डैश की मल्टीप्लाई अंदर करने के बाद ये गामा डैश इंटू गामा और एक्स माइनस बी इंटू टी प्लस गामा डैश इंटू बी इंटू टी डैश, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि ये जो है ना गामा डैश इंटू बी इंटू टी डैश इधर ले आते हैं, ठीक, और बाकी मतलब उसको उधर ही ले लेते हैं एक प्रकार से, ठीक है ना। तो ये इस टर्म को इधर ले जाते हैं, यानी कि x माइनस गामा डैश इंटू गामा और x माइनस बीटी, ये टर्म्स उठ के ना, ये वाली जो टर्म होनी है दोस्तों, ये इधर चली जाती है, x के माइनस में चली जाती है, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो सेम एडिशन। उसके बाद ये गामा डैश इंटू गामा और x, दोस्तों देखिए इसके बाद क्या है, गामा डैश इंटू गामा और जो एक्स है इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी ये टर्म्स आ जाती है। उसके बाद क्या है, इसको सोल्यूशन मतलब हल करना है एक प्रकार से, ठीक। इसमें लास्ट में आपको क्या करना है, टी डैश की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसको हल करने के बाद ये देखिए मेथड आप देख लेना, और इसको लास्ट में निकालनी है टी डैश की वैल्यू। तो दोस्तों इसमें ये टी डैश की वैल्यू निकाली गई है, और टी डैश की वैल्यू निकालने के बाद देखिए पहले उसमें एक्स डैश की वैल्यू निकाली थी हमने, और अब वैल्यू निकाली हमने टी डैश की। तो दोस्तों ये लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश इनटू टी डैश इन इक्वेशन 4, मतलब एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करने पर जो इक्वेशन 4 थी ना, क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू
एक्स डैश स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू टी डैश इक्वल टू 0, तो वहां पे आपको एक्स डैश की वैल्यू पुट करनी है और टी डैश की वैल्यू पुट करनी है। ठीक, तो देखिए एक्स डैश और टी डैश की वैल्यू पुट करने के बाद वो जो इधर वाली टर्म्स थी ना वो तो ऐसे आ गई। ठीक, उसके बाद आपने ये वैल्यू पुट कर दी है दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, देख लेना। ठीक है ना, अभी क्या करना होता है दोस्तों, अभी क्या करना होता है ना, देखिए इसको फिर हल कर किया गया। ठीक है, इसमें क्या है कि गामा स्क्वायर इनकी मतलब इसका होल स्क्वायर खोल दिया है। ठीक, मतलब हल किया गया, इसको देख लेना। ठीक, अब आगे क्या करना है आपको दोस्तों, इसके इक्वल टू 0, हाँ ये टर्म इसके इक्वल टू है। ठीक है ना, अब आगे क्या है ना, इन सारी टर्म्स को इधर ले आए, मतलब एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया है, एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर लिया है। ठीक, मतलब एक्स स्क्वायर और 2xt, ठीक है, इन सारी चीजों को इक्वेट कर लिया और माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसमें टी स्क्वायर और एक्स टी की टर्म्स इक्वेट करने के बाद इनके इक्वल सबके 0 रखना होता है। ठीक, आप ये नोट करिए दोस्तों। उसके बाद जो है ना, देखिए इक्वेशन जो मतलब वो लास्ट में जो इक्वेशन 7 बनी थी ना दोस्तों, उसमें जो एक्स स्क्वायर और बाकी जो टी स्क्वायर और 2xt की जो मतलब कोफिशिएंट थे ना, वो यहाँ पे रख लिए गए, उनके कोफिशिएंट के इक्वल हमने 0 रख लिया दोस्तों। ठीक है ना, तो उनमें 0 रखने के बाद जो इक्वेशन 8 बन रही है ना, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक, और ये इक्वेशन 8 बन रही है ना दोस्तों, ये आपका 2xt का कोफिशिएंट है। ठीक है ना, ये किसका है, 2xt का कोफिशिएंट है। उसके बाद जो इक्वेशन आपकी 8 बनी है दोस्तों, ये आपका उसका यानी कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक, अब दोस्तों क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 है, मतलब जो 8 की 3 इक्वेशन है ना, इससे हम क्या करते हैं, गामा की वैल्यू निकालते हैं। किसकी निकालते हैं दोस्तों, गामा की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को हल करते हैं और गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। गामा की जो वैल्यू निकल के आती है वो दोस्तों गामा इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकल के आती है। ठीक है दोस्तों, क्या आती है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि गामा की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन 8 से। अब इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, जो 8 की दूसरी इक्वेशन है ना, फिर उससे भी गामा की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, उससे भी गामा की जो मतलब उससे गामा डैश की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, उससे गामा डैश की जो वैल्यू निकल के आती है दोस्तों, वो भी सेम वही निकल के आती है जो गामा की वैल्यू निकल के आई थी। तो गामा डैश की जो वैल्यू निकल के आती है कि गामा डैश इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए यहाँ ये फ्रॉम इक्वेशन 8 यानी कि इक्वेशन 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल रही है, गामा स्क्वायर मतलब जो इक्वेशन थी वो ले लिया आपने, उसकी जो गामा डैश की वैल्यू है ना, ये निकल जाएगी। आप इसको हल करना ना, तो हल करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, वो ये निकल के आएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे संपूर्ण लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब संपूर्ण लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आपको बस लास्ट में ये चीज याद रखनी है, क्या होता है, किसकी चीज क्या होती है, एक्स डैश की वैल्यू कितनी होती है, वाई डैश की वैल्यू कितनी होती है, जेड डैश की वैल्यू कितनी होती है, और उसके बाद टी डैश की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताएगी एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, गामा इंटू एक्स माइनस वी इंटू टी होती है। ठीक, उसके बाद वाई की वैल्यू वाई डैश होती है, और जेड डैश की वैल्यू जेड होती है। उसके बाद टी डैश की वैल्यू जो है ना, गामा टी माइनस वी अपॉन सी का स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक, उसके बाद एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स की वैल्यू गामा डैश यानी कि एक्स डैश प्लस वी इंटू टी होती है। ठीक, और वाई की वैल्यू वाई डैश होती है, जेड की वैल्यू जेड डैश होती है। उसके बाद टी इक्वल टू गामा, जो टी की वैल्यू होती है वो गामा इंटू टी डैश प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश। ठीक है ना, ये दोस्तों आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होता है कंप्लीट। बाय।